आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। दिल्ली से जबलपुर के लिए जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट शनिवार सुबह उड़ान भरने से थोड़ी देर बाद ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौट आई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दरअसल जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी कैबिन में चारों तरफ अचानक से धुआं फैलने लगा। विमान में कुल 230 यात्री सवार थे। कैबिन में धुआं घुसते ही यात्री घबरा गए और अखबारों में और एयरलाइन बुकलेट से खुद को पंखा कर रहे थे। वहीं इस घटना को लेकर शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने डीजीसीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए पसंदीदा एयरलाइन होने के कारण डीजीसीए एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जान बचाने के लिए क्रू मेंबर्स को सलाम। बता दें कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया और अब उन्हें दूसरी फ्लाइट से जबलपुर भेजा जाएगा। बता दें कि 2 हफ्ते में ये दूसरी घटना है जब स्पाइस जेट के विमान में आग लगने की घटना हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून को पटना से दिल्ली की फ्लाइट में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट की इंजन में आग लग गई थी। आनन फानन में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए का कहना है कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। विमान के इंजन से धुआं उठने पर आनन फानन में सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि सामने आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बरेली रामपुर रेल लाइन पर शुक्रवार रात 10 बजे की मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से आ रही थी, जिसका एक डिब्बा रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गया। इस कारण बरेली मुरादाबाद रूट पर घंटों रेल यातायात बाधित रहा। रेल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डिरेल हुई बोगी को रेलवे ट्रैक से हटाया और फिर रेल लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। बरेली रामपुर रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही करीब 5 घंटे तक बाधित रहने के बाद देर रात करीब 3 बजे ठीक हो सकी। इस दौरान बरेली की ओर से आने वाली कई ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। वहीं 10 ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों को बरेली से चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद होकर चलाया गया। इस हादसे के कारण बरेली से मुरादाबाद होकर दिल्ली, पंजाब, हरिद्वार जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। इस दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों के लेट होने और कई के रूट बदलने से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ रामपुर और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कई यात्री घंटों अपनी ट्रेनों का इंतजार करते दिखे। अगली बड़ी खबर सामने आई है ईरान से। ईरान की धरती शनिवार को जोरदार भूकंप से हिल गई। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके कतर, यूपीए और चीन तक महसूस किए गए। जी हां, यूएई, चीन और यहां तक कि कतर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईरान की मीडिया ने भूकंप की तीव्रता 6.1 बताई, जबकि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये 6.0 तीव्रता का जलजला था। ईरान के सरकारी टीवी के हवाले से एएफपी ने बताया कि भूकंप की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 44 लोग घायल हो गए। 44 लोगों की यहां पर घायल होने की जानकारी दी जा रही है। ये भूकंप रात 1:32 पर आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र होमोजन प्रांत के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के दक्षिण पश्चिम में 100 किलोमीटर दूर और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। एएफपी के मुताबिक इसे बड़े भूकंप के कुछ मिनट पहले 5.7 तीव्रता का एक और झटका लगा था। बाद में भी कम से कम 7 झटके महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र के नजदीक सायखूश गांव में राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। इस गांव में करीब 300 लोग रहते हैं। बताया गया कि इस भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लोग डर की वजह से सड़कों पर निकल आए हैं। भूकंप के लिहाज से ईरान को काफी सक्रिय माना जाता है।
यहाँ रोजाना लगभग 1 भूकंप आता है। ईरान के होर्मुज़ प्रांत में पिछले साल नवंबर में 6.4 और 6.3 तीव्रता के 2 भूकंप लगातार आए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की बात भी बताई गई। ईरान का सबसे घातक भूकंप 1990 में आया था, जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई थी, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि जुड़ी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी से। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जुलाई के लिए मासिक बारिश सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन पूर्व बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में सामान्य से भी कम बारिश हो सकती है। शुक्रवार को आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जून में 8% की वर्षा की कमी दर्ज की गई। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्थानिक वितरण से पता चलता है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई जा रही है। पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्व मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों और पश्चिम दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। पूरे देश में जुलाई 2022 के लिए मासिक वर्षा सामान्य होने की संभावना है। वहीं तापमान को लेकर आईएमडी ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिकतम तापमान होने की संभावना है। पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की संभावना भी आईएमडी ने जताई है। बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 17,092 नए मरीज सामने आए और इनमें से 30 लोगों की मौत दर्ज की गई। डेली पॉजिटिविटी दर 4.14% है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,568 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 14,684 लोग कोरोना से ठीक हुए। इनमें सबसे ज्यादा 4,158 मरीज महाराष्ट्र में, 3,724 केरल में और 1,321 तमिलनाडु में कोरोना से बाहर आए। रिकॉर्ड में अब तक 4,28,51 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से मौतों की बात करें तो पिछले एक दिन में सबसे अधिक यानी कि 4 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई। उसके बाद दिल्ली में 3, पंजाब और केरल में 2-2 लोगों की जान गई, यानी कि पंजाब में भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसी के साथ केरल में भी 2 लोग कोरोना को मात देने में विफल रहे। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में एक-एक व्यक्ति कोरोना से लड़ाई हार गया। इसके अलावा 13 मौतें केरल की है, जो रिकॉर्ड में अब चढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिविटी की डेली दर 4.14% और वीकली दर 3.56% हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक्टिव मामलों में 2,359 की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले पश्चिम बंगाल में 1,283 और तमिलनाडु में 1,064 बढ़े। गुजरात में 255 को छोड़कर बाकी राज्यों में एक्टिव केस कम हो रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र में 944 की कमी दर्ज की गई। अब हम बात करेंगे कि योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। लोकसभा उपचुनावों में मिली शानदार जीत के बाद ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियां और तौर तरीकों को जनता काफी पसंद कर रही है, खासतौर से महिलाएं। जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, उससे ये भी साफ हो गया है कि मुस्लिम वोटों में भी भाजपा सेंधमारी कर चुकी है। परसेप्शन बनाने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने कन्या सुमलका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल चलो अभियान, मिशन शक्ति, लड़कियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकताओं के आधार पर महिलाओं का अपना एक अलग वोट बैंक तैयार कर लिया है, जो कि जाति और धर्म से इधर सिर्फ अच्छी नीतियां और योजनाओं के चलते भाजपा को वोट मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल से ही महिला अपराध पर काफी सख्त थे। एंटी रोमियो स्क्वाड हो,
तीन तलाक हो या फिर लव जिहाद, इस पर कानून हो या मिशन शक्ति हो, उन्होंने प्रदेश पुलिस को महिला अपराध पर खास तौर से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है और शायद यही आने वाले जो उप लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि जुड़ी है रूस और यूक्रेन की जंग से। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 128वां दिन है। लगातार 4 महीने से चल रही जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $42 करोड़ के अतिरिक्त हथियार डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की घोषणा की है, यानी कि जितने भी हथियार हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई अमेरिका अब यूक्रेन को करने जा रहा है। उसने ये घोषणा कर दी है। इधर दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में शुक्रवार को एक अपार्टमेंट और एक एंटरटेनमेंट सेंटर पर मिसाइल हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 3 बच्चों समेत 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओडिशा के गवर्नर ने कहा कि ये पूरी तरह से रूस का आतंक है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर स्नेक आइलैंड पर फोर्फिर्स बम दागने का आरोप लगाया और एक दिन पहले रूसी सैनिकों ने स्नेक आइलैंड छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि यूक्रेन सैनिकों के पलटवार के चलते रूसी सेना इस आइलैंड से भागने पर मजबूर हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। अगली खबर सामने आई है महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच जो शिवसेना नेता हैं और सांसद संजय राउत हैं, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट की तरफ से उन्हें भी गुवाहाटी जाने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे भी गुवाहाटी का ऑफर मिला था लेकिन मैं वहां नहीं गया। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि मैं बाला साहिब ठाकरे को मानने वाला हूं। जब सच आपकी तरफ हो तो किसका डर। वहीं ईडी के सामने होने वाली पेशी को लेकर संजय राउत ने कहा कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश की कोई जांच एजेंसी बुलाती है तो हमें जाना चाहिए। अधिकारी मुझसे अच्छे तरीके से पेश आए, मैं भी 10 घंटे तक उनके साथ रहा, दोबारा भी बुलाया, जाएंगे तो जाएंगे। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत बीते शुक्रवार यानी 1 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए थे। वहां उनसे लगभग 10 घंटे से पूछताछ की गई। संजय राउत ईडी के दफ्तर के लिए सुबह करीब 11:30 बजे निकले और वहां से रात करीब 10 बजे बाहर आए। वहीं उन्होंने विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी तेवर अख्तियार करने की खबरों पर कहा कि एक सांसद तो उनका बेटा है, 2-3 और होंगे। दरअसल हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में भी समानांतर बगावत जरूर होगी। अगली बड़ी खबर जुड़ी है बीजेपी से। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इस बार हैदराबाद में हो रही है। हैदराबाद की नोवाटेल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। बैठक आज से शुरू होगी और कल तक जारी रहेगी। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने बताया कि बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड में होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शनिवार को बेगमपेट पहुंचेंगे, जहां उन्हें सार्वजनिक स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में पूरे 18 साल के बाद हो रही है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुटे हैं ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी बैठक के दौरान तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी की ये तीसरी बैठक होगी जो किसी दक्षिण भारतीय राज्य में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेने वाला बीजेपी का प्रमुख निकाय है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद देश का नया राष्ट्रपति चुनने की जंग अब एक तरफा होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की एक तरफा जीत की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। बदले समीकरणों के बीच अब विपक्षी खेमा भी इसे स्वीकार करता नजर आ रहा है।
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए बैठक पर बैठक करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी अब ये स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के ज्यादा चांस हैं। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम लेते हुए चुटकी ली है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दल भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने के पहले उनसे चर्चा की होती। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत की अधिक संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए का संख्या बल बढ़ गया है, जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू का जीतना शायद अब एक तरफा हो गया है। अगली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से। महाराष्ट्र के अमरावती में 22 जून को एक 50 साल के शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अमरावती पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित शख्स मेडिकल स्टोर चलाता है। उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे ये वजह हो सकती है कि शख्स ने हाल ही में फेसबुक पर नुपुर के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था। वहीं इस मामले की जांच के लिए आज एनआईए की एक टीम अमरावती पहुंची है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि चारों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम एक शख्स के कहने पर दिया था। फिलहाल पुलिस उस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। वहीं हत्या के बाद आसपास के लोग भड़के हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसीलिए पुलिस इस मामले को ज्यादा बाहर नहीं आने दे रहा। पुलिस ने पहले दिन ये कहकर मामला दबा दिया कि ये लूटपाट का मामला है, पर आज एनआईए जांच के लिए पहुंच गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में बीते हफ्ते 22 जून को एक व्यवसायी की हत्या को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जान गंवाने वाले जो शख्स थे उनकी उम्र 50 साल बताई गई और चिकित्सा उपकरणों का व्यापार वो करते थे। पुलिस के अनुसार शख्स का नाम उमेश कोल्हे है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।